आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे JNU में एडमिशन ले चुके हैं या जिनका एडमिशन होना बस कुछ ही दूरी पर बाकी है, यानी कि उनका भी इनरोलमेंट नंबर नहीं आया और उनके जो डैशबोर्ड है उस पर एडमिशन प्रोविजनल लिखा हुआ आ गया है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का इनरोलमेंट नंबर नहीं आया अभी तक, हो सकता है कि उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अभी चल रहा हो। जैसे ही उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके डैशबोर्ड पे यू आर एडमिटेड प्रोविजनल लिखा आ जाएगा और उसके कुछ दिन बाद आपको बाय मेल आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। और इनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद आपको अपने कोर्स डिटेल फिल करके आपको अपने सेंटर पे मेल करनी है। अगर किसी बच्चे को ये वीडियो देखनी है या अपने कोर्स डिटेल है तो उस टॉपिक पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप हमारे चैनल के कोर्स डिटेल में जाके 1 से लेकर Z, A से लेकर Z तक जितनी भी सारी क्वेरीज की वीडियो है हम वो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आज का वीडियो जो है वो खास है उन बच्चों के लिए जो बच्चे JNU के हॉस्टल के बारे में जानना चाहते थे। कमेंट बॉक्स में भी हमें काफ़ी सारे कमेंट्स मिले और लोग हमें पर्सनली मैसेज करके भी इस बारे में पूछ रहे थे कि सर हमें हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, किन किन बच्चों को मिलेगा और कितनी रैंक वालों को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको हॉस्टल के बारे में बताऊंगा कि आपको हॉस्टल किस तरह से मिलेगा और कब मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कब मिलेगा। देखिए JNU जब ओपन होगा उसके बाद ही क्या होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया चालू हो पाएगी। क्योंकि जैसे ही आप सबको मालूम होगा कोविड-19 की वजह से पूरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की वो सारी बंद हैं, जिसमें से एक JNU भी है। तो JNU अभी खुलेगा नहीं। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है यानी कि जो आपका मानसून सेमेस्टर है तब तक आपको घर से ही ऑनलाइन क्लास क्या होगी, चलानी होगी। और ऑनलाइन क्लास किस तरह से अटेंड करनी होगी उसमें हम 2 सेशन अटेंड करा चुके हैं बच्चों को, जो हमने लास्ट सैटरडे और संडे में किया था। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं आज भी एक नया सेशन रखा है हमने इसी के रिगार्डिंग कि JNU में जो बच्चे स्कॉलरशिप किस तरह से मिलती है, अवार्ड कितने तरह से मिलते हैं, और फिर आप वहाँ की जो फ्रेशर पार्टी है या फिर आप जॉब भी कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमने एक सेशन रखा था लास्ट सैटरडे और संडे में। आज भी एक सेशन है शाम को 6 बजे, आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये मीटिंग जूम पे होगी, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बस आपको उस सेशन में शामिल होने के लिए आपको अपने नाम और अपना इनरोलमेंट नंबर का स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर मैसेज करना होगा। इससे होगा कि हम आपको उसमें फिर ऐड कर लेंगे और आपको जो क्वेरीज है यानी कि जो उसकी मीटिंग आईडी पासवर्ड है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं कि हॉस्टल हमें किस तरह की एलिजिबिलिटी से मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हॉस्टल सिर्फ 2 लोगों को मिलता है। तो जैसा आप सभी को मालूम होगा एक 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है हॉस्टल मिलने के लिए। एक होता है नॉन दिल्ली, एक होता है दिल्ली। यानी कि एक वो स्टूडेंट जो दिल्ली में रहते हैं और एक वो स्टूडेंट जो दिल्ली के बाहर रहते हैं। तो दिल्ली वाले जो होते हैं उनको भी हॉस्टल मिलता है, लेकिन उनको सबसे बाद में, उनकी प्राथमिकता सबसे लास्ट में होती है। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जो बच्चे दिल्ली से हैं उन्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा। उन्हें हॉस्टल मिल जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। सबसे लास्ट में दिल्ली वालों को ही क्या मिलता है, हॉस्टल मिलता है। तो पहले जो मिलता है वो मिलता है जो दिल्ली के बाहर के हों, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जम्मू कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु वगैरह वगैरह, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरम, असम, जितनी भी हैं ये ऑल इंडियाज़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी को मालूम होगा कि JNU में 145 देश के बच्चे पढ़ते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग सभी को हॉस्टल मिल जाता है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि हमें हॉस्टल नहीं मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा लेट मिले, लेकिन सभी बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है वो अवेलेबल हो जाती है। अब बात करते हैं कि उसमें क्या क्राइटेरियाज, क्या एलिजिबिलिटी रहती है हॉस्टल मिलने की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी मेरिट पे। जैसा आप सभी को मालूम होगा JNU ने इस बार 2 कट ऑफ निकाले हैं। तो जो बच्चे पहली कट ऑफ में आएंगे उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और जो सेकंड वाले हैं उनको सेकंड प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो पहले जितने ही बच्चे पहली मेरिट में आए उनको मिलेगा, फिर उसके बाद दूसरी वाली मेरिट को मिलेंगे, भले ही आपके कितने भी पॉइंट हो। क्योंकि JNU में पॉइंट सिस्टम होता है कि जिसके 11 पॉइंट होंगे मैक्सिमम, उसे क्या मिलेगा, पहले हॉस्टल मिलेगा। आपको हॉस्टल मिलने के लिए आपके पास कम से कम 11 मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 11 मार्क्स हो सकते हैं और कम जितने भी होंगे उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमारी जो रैंक है उस पर बात करते हैं कि हमारी रैंक कितनी है। तो जो टॉप 3 के यानी कि आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, अगर आपकी 1, 2, 3 रैंक है या आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट ही क्या मिल जाएगा, हॉस्टल मिल जाएगा। तो जैसा आप सभी को मालूम होगा कि इस बार जो ऑनलाइन प्रक्रिया हुई है तो इस बार फिजिकली नहीं बुलाया गया, क्योंकि हर साल ऐसा होता था कि जब आपको फिजिकली बुलाया जाता था तभी आपको हॉस्टल अलॉट करा दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।
तो जो बच्चे जब JNU ओपन खुलेगा तो जिनकी रैंक पहली, दूसरी और तीसरी आई है तो उनको क्या है तो तभी हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी कैटेगरीज की कि किन किन कैटेगरीज को ज़्यादा मिलता है। तो जिसका जैसा रिजर्वेशन होगा उसको वैसे ही क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। चाहे आप OBC के हों, EWS के हों, SC के हों या ST को, जितनी सीट आपके लिए वहाँ रिजर्व होगी हॉस्टल में वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद बात करें कि आपका गैप ईयर सबसे मेन पॉइंट होता है हॉस्टल अलॉट में, क्योंकि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं JNU में वो मोस्टली उनका क्या होता है, एक तो ईयर की पढ़ाई छुट्टी हुई होती है ऑलरेडी या फिर किसी और वजह से वो पढ़ाई को बीच में छोड़कर दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। तो जितने साल का गैप ईयर होगा उतने मार्क्स जो है आपके कट जाएंगे। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने 1 साल पढ़ाई छोड़ी तो आपके 2 पॉइंट्स कट जाएंगे, यानी कि आपके 11 पॉइंट्स बन रहे थे तो आपके अब 2 पॉइंट कट जाएंगे, यानी कि आपको 9 पॉइंट मिल जाएंगे। जब हॉस्टल की 9 वाली रैंक यानी कि 9 पॉइंट वाली लिस्ट जारी होगी तब आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। इसके बाद बात कर देंगे आपकी डिस्टेंस भी बहुत मेजर इफेक्ट करती है आपके इनरोलमेंट वो हॉस्टल अलॉटमेंट में कि आपके मान लीजिए कि आपका जो डिस्टेंस जितनी होगी उतने ज़्यादा आपको प्रेफरेंस किया जाएगा हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। मान लीजिए कि ये सारी एलिजिबिलिटी आपके पास है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1 2 3 रैंक वाले बच्चों का तीन रैंक है उसमें टकराव हो जाता है, क्लैश हो जाता है कि 2 बच्चे आ जाते हैं। तो घबराने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती है कि जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आता तो उनको क्या मिलती है, उनको डोरमेट्री मिलती है। तो डोरमेट्री क्या है, एक तरीके से JNU की बैक है, यानी कि जिन बच्चे जो ज़्यादा दूर से होते हैं उनको JNU में रोकने के लिए कि उनकी पढ़ाई जो है वो ख़राब ना हो क्योंकि डिस्टेंस की वजह से उनको क्या मिलती है, डोरमेट्री मिलती है। डोरमेट्री इस तरह से होती है कि एक बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें आप 10-12 लोग, लड़कियों की अलग होती है और लड़कों की अलग होती है। तो इस तरीके से आपको पहले डोरमेट्री मिलती है, फिर आप हॉस्टल के लिए हॉस्टल जैसे ही खाली होता है तो उसको हॉस्टल दे दिया जाता है। तो हॉस्टल मोस्टली 2 तरीके से होता है, एक होता है सिंगल बेड और एक होता है डबल बेड। तो सिंगल बेड जो है वो PhD वालों के लिए होता है और जो डबल बेड होता है वो अदर कोर्सेज के लिए होता है। या मान लीजिए आप BA में हो, MA में हो, MPhil में हो, ये इस तरह से आपको जो सीट है वो मिलती है। तो ये जो प्रोसेस था ये सारा हॉस्टल अलॉटमेंट था कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा, उसके बाद का क्या प्रोसेस है। तो जैसा आप सभी को मालूम होगा कि JNU में बहुत सारे हॉस्टल हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि आपके जो हॉस्टल है वो कितने सारे हैं। इसमें से कुछ जो हॉस्टल है वो रिजर्व होते हैं PhD वालों के लिए और जो शादीशुदा या फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए। बाकी जो होते हैं हॉस्टल वो सभी बच्चे के लिए होते हैं, BA के, MPhil के, MTech के, BTech के, सभी के लिए क्या है वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि इसका चार्जेस क्या होता है, मेस चार्ज क्या होता है और इसके जो अलग खर्चे हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हर हॉस्टल का अलग अलग मेस बिल होता है, अलग अलग फीस होती है। तो मैं आपको बता दूं एक ऑन एवरेज कि 6 से 7 हज़ार रुपये आपके पर सेमेस्टर की फ़ीस होती है, जिसमें से आपको लगभग 4500 रुपये रिफंडेबल होते हैं। यानी कि आपका जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपको वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, या फिर आप बीच में से ही कोर्स छोड़ के जाना चाहते हैं किसी कारण से तो वो आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसके अलग कुछ अलग से चार्जेस होते हैं, आप सभी को मालूम भी होगा कि क्या क्या चार्जेस हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछले साल 2019 में हंगामा हुआ था JNU की फ़ीस हाइक को लेकर और JNU के तमाम छात्रों ने इसका विरोध भी किया था। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित भी होंगे। तो वही फ़ीस रखी गई है जो पहले फ़ीस थी। तो ये बहुत JNU SU की बड़ी मेहनत है और तमाम बच्चों की ये मेहनत है कि उन्होंने फ़ीस हाइक को होने नहीं दिया, क्योंकि अगर JNU की फ़ीस हाइक हो जाती तो बहुत महंगी फ़ीस हो जाती और बच्चे नहीं पढ़ पाते। जैसा आप सभी को मालूम होगा कि JNU में ज़्यादातर जो है वो गरीब तबके के लोग पढ़ने आते हैं और अपनी जो एजुकेशन है वो हासिल करना चाहते हैं, वो भी हायर लेवल पे। तो उसी के रिगार्डिंग जो JNU की फ़ीस है वो वही है जो फ़ी हाइक होने से पहले थी। अब बात करेंगे इसका मैस बिल कितना, जो चार्ज है वो उतना आता है जितना आप खाते हैं और हर हॉस्टल का अपना हर अलग मैस बिल होता है। मान के चलिए जितना आप खाएंगे उतना ही आपको क्या करना होगा, पे करना होगा। इस बात पे और डिस्कस करने के लिए हमने आपके लिए सेशन रखा है। आप हमारे साथ सेशन में जुड़िए आज शाम 6 बजे, जैसे मैंने आपको शुरू वीडियो में बताया था, उसमें हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। चलिए बस आज के लिए वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं जल्दी किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे
कांटेक्ट या मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।